भाषा वो महान नदी है जिसमें एक राष्ट्र अपने विचारों और अपनी संस्कृति को प्रवाहित करता है। गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर के ये शब्द आज की हमारी चर्चा के लिए बिल्कुल सही बैठते हैं। आज की इस विशेष चर्चा में सबका स्वागत है। हमारे एक श्रोता ने हाल ही में प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो मतलब PIB में प्रकाशित कुछ अपडेट्स पर गहराई से नजर डालने को कहा था, खास तौर पर भारत की जो डिजिटल बहुभाषी पहलें हैं उनसे जुड़े पहलुओं पर। तो आज हम इन्हीं पर विस्तार से बात करेंगे। ये विषय UPSC की तैयारी करने वालों के लिए तो खैर बेहद महत्वपूर्ण है। हम देखेंगे कि भारत कैसे AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, NLP, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग और मशीन लर्निंग जैसी एडवांस टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल कर रहा है। लक्ष्य क्या है? भारत की जो 22 अनुसूचित भाषाएं हैं और सैकड़ों आदिवासी और क्षेत्रीय बोलियां हैं, उन्हें शासन, शिक्षा, संचार में न सिर्फ बढ़ावा देना बल्कि उन्हें बचाना भी, संरक्षित करना। तो आज का हमारा मिशन है इन पहलुओं के पर्दे खोलना, समझना कि ये कैसे काम करती हैं, इनका असर क्या है और हाँ, परीक्षा के नजरिए से इनमें क्या खास है। ये सीधे सीधे डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, समावेशी विकास जैसे टॉपिक से जुड़ता है। चलिए शुरू करते हैं। भारत अपने इस विशाल भाषाई विविधता को डिजिटल युग में एक संपत्ति कैसे बना रहा है? मतलब ये चुनौती से ज्यादा एक एसेट कैसे है? तकनीक ये गैप कैसे भर रही है? ये वाकई एक बड़ा और दिलचस्प सवाल है। देखिए, भारत की भाषाई विविधता जितनी बड़ी ताकत है, उतनी बड़ी चुनौती भी है, खासकर जब डिजिटल पहुंच और मतलब समान अवसर की बात आती है। यहीं पर टेक्नोलॉजी एक बहुत अहम रोल प्ले कर रहा है। सबसे पहले बात करते हैं भाषणी मंच की। भाषणी, हाँ, सुना है इसके बारे में। जी, इसे इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय यानी MITI ने राष्ट्रीय भाषा अनुवाद मिशन NLTM के तहत तैयार किया है। आप इसे ऐसे समझिए कि ये भाषाओं के लिए भारत का AI पावर्ड सुपर प्लेटफॉर्म है। सुपर प्लेटफॉर्म सुनने में तो काफी प्रभावशाली लगता है। इसकी खासियत क्या है? ये जमीनी स्तर पर कैसे काम करता है? इसकी सबसे बड़ी खासियत है रियल टाइम मतलब तुरंत होने वाला AI बेस्ड ट्रांसलेशन। ये सिर्फ टेक्स्ट का अनुवाद नहीं करता, स्पीच रिकॉग्निशन भी है इसमें। मतलब कही गई बात को पहचानना और भाषा को समझना यानी नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग, ये सेवाएं भी देता है। अच्छा। और ये सिर्फ हिंदी अंग्रेजी तक ही नहीं है, ये भारत की सभी 22 अनुसूचित भाषाओं और कई जनजाति भाषाओं को सपोर्ट करता है। सभी 22 भाषाएं? और ट्राइबल भाषाएं भी। जी हाँ। सोचिए, कोई नागरिक किसी सरकारी वेबसाइट पर अपनी मातृभाषा में जानकारी ले सकता है या कोई अधिकारी अलग अलग भाषा बोलने वाले लोगों से आसानी से बात कर सकता है। हाँ, ये तो सच में गेम चेंजर हो सकता है, खासकर सरकारी योजनाओं और सेवाओं तक आम आदमी की पहुंच बढ़ाने में। इससे तो पारदर्शिता और भागीदारी दोनों बढ़ेंगी। बिल्कुल। लेकिन अनुवाद तो एक पहलू हुआ। भाषाओं का जो मूल स्वरूप है, उनके शब्द, उनका साहित्य, उसे सहेजने के लिए क्या हो रहा है? क्या संचिका इसी दिशा में काम करता है? बिल्कुल सही पकड़ा आपने। ट्रांसलेशन के साथ साथ प्रिजर्वेशन यानी संरक्षण भी उतना ही जरूरी है। संचिका इसी काम के लिए है। इसका मैनेजमेंट मैसूर में जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस है, CIIL, वो करता है। CIIL मैसूर, हाँ जी। आप इसे भारतीय भाषाओं का एक डिजिटल भंडार या खजाना कह सकते हैं। इसमें आपको डिक्शनरीज मिलेंगी, प्राइमर्स मिलेंगे मतलब शुरुआती पढ़ने की सामग्री, लोक कथाएं, कहानी की किताबें और यहाँ तक के ऑडियो विजुअल सामग्री भी इसमें शामिल है। ठीक है, तो हमारे पास भाषिणी है जो अनुवाद का पुल बना रहा है और संचिका है जो भाषाई संसाधनों को सहेज रहा है। लेकिन ये AI मॉडल सीखते कैसे हैं? मतलब अनुवाद की सटीकता कैसे आती है? मैंने भारत जेन के बारे में सुना है, क्या ये इसी पजल का हिस्सा है? एकदम। भारत जेन भी MITI के तहत ही डेवलप किया गया है एक और महत्वपूर्ण टूल है। ये असल में भारतीय भाषाओं के लिए एक मल्टीलिंगुअल यानी बहुभाषी AI मॉडल सूट है। इसका मुख्य काम है टेक्स्ट टू टेक्स्ट T2T अनुवाद, मतलब एक भाषा के टेक्स्ट को दूसरी में बदलना, और टेक्स्ट टू स्पीच TTS यानी लिखे हुए टेक्स्ट को बोली जाने वाली आवाज में बदलना। अच्छा, TT और TTS दोनों। जी। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि इन मॉडल्स को ट्रेनिंग देने के लिए जो डेटा चाहिए वो बड़े पैमाने पर संचिका डिजिटल रिपोजिटरी और SPPL से लिया जाता है। SPPL वो कौन सी योजना है? स्कीम फॉर प्रोटेक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ एंडेंजर्ड लैंग्वेजेस, मतलब लुप्तप्राय भाषाओं के संरक्षण और परिरक्षण की योजना। अच्छा, तो ये एक तरह से संरक्षण के प्रयासों जैसे SPPL और संचिका
इनसे मिले डेटा का इस्तेमाल करके अनुवाद और संवाद की नई क्षमताएं, मतलब भारत जैन और भाषणी विकसित कर रहा है। ये तो संसाधनों का बहुत ही स्मार्ट इंटीग्रेशन लगता है। बिल्कुल, यही इसका रणनीतिक महत्व है। इसने संरक्षण को सिर्फ आर्काइविंग तक नहीं रखा, बल्कि उसे एक्टिव बना दिया। जी हाँ। डेटा सिर्फ जमा नहीं हो रहा, बल्कि उसका उपयोग करके नई तकनीकें बन रही हैं, जो फिर से भाषा के प्रसार और उपयोग में मदद कर रही हैं। ये एक तरह का पॉजिटिव साइकिल बनाता है। ये सब तो बहुत अच्छा है, लेकिन भारत में तो सैकड़ों आदिवासी भाषाएं भी हैं। कई की अपनी लिपियां नहीं होती, या जिनके बोलने वाले कम हैं, उनकी अपनी खास चुनौतियां होती होंगी। क्या उनके संरक्षण और डिजिटल दुनिया में उनकी जगह बनाने के लिए कोई विशेष पहल है? हाँ, ये एक बहुत ही संवेदनशील और महत्वपूर्ण पहलू है, और इसके लिए विशेष रूप से आदिवाणी मंच बनाया गया है। इसे 2024 में जनजातीय मामलों के मंत्रालय यानी मोटा ने लॉन्च किया है। ये आदिवासी भाषा अनुवाद और संरक्षण के लिए भारत का पहला डेडिकेटेड एआई संचालित मंच है। आदिवासी भाषाओं के लिए समर्पित एआई मंच, ये कैसे काम करता है? किन भाषाओं पर फोकस है? ये संथाली, भीली, मुंडारी, गोंडी जैसी कई आदिवासी भाषाओं को एनएलपी यानी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग और स्पीच रिकग्निशन तकनीकों के माध्यम से सपोर्ट देता है। इसका उद्देश्य है इन भाषाओं में डिजिटल सामग्री तैयार करना, अनुवाद की सुविधा देना और उन्हें शिक्षा व संचार में शामिल करना। ये उन समुदायों के सशक्तिकरण के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जिनकी भाषाएं अक्सर मेन स्ट्रीम डिजिटल स्पेस से बाहर रह जाती हैं। ये निश्चित रूप से एक सराहनीय कदम है, खासकर हाशिए पर रहने वाले समुदायों के लिए, जिनकी भाषा उनकी पहचान का एक बहुत ज़रूरी हिस्सा है। लेकिन यहीं पर एक सवाल उठता है मेरे मन में, क्या एआई सिर्फ शब्दों का अनुवाद कर सकता है, या वो उन भाषाओं में छिपी सांस्कृतिक बारीकियों, कहावतों, मुहावरों और दुनिया देखने के नज़रिए को भी समझ और सहेज सकता है? खासकर आदिवासी भाषाओं के संदर्भ में ये चुनौती और बड़ी हो जाती होगी। आपने बिल्कुल सही मुद्दा उठाया। ये एक बहुत बड़ी चुनौती है और इस पर लगातार काम करने की ज़रूरत है। सिर्फ तकनीकी सटीकता काफ़ी नहीं है, हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि ये एआई मॉडल सांस्कृतिक संदर्भ को भी समझें और उसका सम्मान करें। इसी दिशा में प्रयास हो रहे हैं, जैसे कि कम्युनिटी की भागीदारी और भाषा विशेषज्ञों के साथ मिलकर मॉडल्स को ट्रेन करना। अच्छा। लेकिन हाँ, ये एक सतत प्रक्रिया है। हमें तकनीक के साथ साथ मानवीय समझ और संवेदनशीलता को भी साथ लेकर चलना होगा। ये बैलेंस जरूरी है। बिल्कुल, ये एक महत्वपूर्ण संतुलन है जिसे साधना होगा। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। हमने मुख्य अनुवाद और संरक्षण प्लेटफॉर्मों की बात की, लेकिन ये तकनीक शिक्षा, ई-कॉमर्स या सरकारी खरीद जैसे दूसरे खास क्षेत्रों में कैसे इस्तेमाल हो रही हैं? जीएमआई, अनुवादनी, ई-कुंभ और स्वयं जैसे कुछ और नाम भी सुनने में आते हैं। इनका क्या योगदान है? हाँ, ये प्लेटफॉर्म्स भी इस पूरे मल्टीलिंगुअल डिजिटल इकोसिस्टम के महत्वपूर्ण हिस्से हैं और अलग-अलग सेक्टर्स में भाषा की बाधाओं को दूर कर रहे हैं। जैसे जीएमआई है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस एआई असिस्टेंट। ये कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री के तहत जो जेम पोर्टल है, सरकारी ई मार्केट प्लेस, उसका हिस्सा है। जेम पोर्टल, हाँ। इसका मुख्य काम है छोटे विक्रेताओं, स्थानीय कारीगरों, उद्यमियों को जेम पोर्टल पर अपनी भाषा में नेविगेट करने में मदद करना, उत्पाद लिस्ट करना, लेन देन करना, ये सब। ये वॉइस और टेक्स्ट आधारित सहायता कई भारतीय भाषाओं में देता है। इससे छोटे व्यवसायों के लिए सरकारी खरीद प्रक्रिया में भाग लेना मतलब बहुत आसान हो जाता है। यानी ये सीधे तौर पर आर्थिक समावेशन, इकोनॉमिक इंक्लूजन को बढ़ावा दे रहा है, खासकर उन छोटे उद्यमियों के लिए जो भाषा की वजह से शायद पहले इन सरकारी मंचों का लाभ नहीं उठा पाते थे। बिल्कुल। फिर है अनुवादिनी। इसे AICTE, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, ने विकसित किया है। ये एआई का इस्तेमाल करके इंजीनियरिंग, लॉ, मेडिसिन जैसे तकनीकी और व्यावसायिक विषयों की जो महंगी या दुर्लभ टेक्स्ट बुक्स होती हैं, उनका भारतीय भाषाओं में अनुवाद करता है। अच्छा, किताबों का अनुवाद? जी, और ये NEP 2020 राष्ट्रीय शिक्षा नीति के उस लक्ष्य के बिल्कुल अनुरूप है जो मातृभाषा में शिक्षा पर जोर देता है, खासकर हायर और टेक्निकल एजुकेशन में। ये तो छात्रों के लिए बहुत बड़ी राहत होगी, खासकर उनके लिए जो अंग्रेजी माध्यम से नहीं पढ़े हैं। ज्ञान तक पहुंच उनकी अपनी भाषा में सुलभ हो रही है। इसी से जुड़ा है ई-कुंभ, नॉलेज अनलीश्ड इन मल्टीपल भारतीय लैंग्वेजेस। ये भी AICTE द्वारा ही होस्ट किए जाने वाला एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। अनुवादनी जहां अनुवाद पर केंद्रित है, वहीं ई-कुंभ इन अनुवादित और अन्य भारतीय भाषाओं की
तकनीकी और उच्च शिक्षा की पुस्तकों तक मुफ्त पहुंच देता है। मुफ्त पहुंच? जी, ये तो शिक्षा के लोकतंत्रीकरण मतलब डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन की दिशा में एक बड़ा कदम है। जी हाँ, ये एक तरह से ज्ञान का डिजिटल कुंभ है जो कई भारतीय भाषाओं में उपलब्ध है। और स्वयं वो तो काफी समय से चर्चा में है। हाँ, स्वयं स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स, ये शिक्षा मंत्रालय MOE का एक विशाल और स्थापित MOOC प्लेटफॉर्म है, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स प्लेटफॉर्म। इसकी खासियत यह है कि ये स्कूल से लेकर पोस्ट ग्रेजुएट स्तर तक के हजारों कोर्स विभिन्न भारतीय भाषाओं में उपलब्ध कराता है। हजारों कोर्स? जी, आज इसके 5 करोड़ से ज्यादा रजिस्टर्ड लर्नर्स हैं। ये डिजिटल हायर एजुकेशन में भाषाई समावेशिता को बहुत बड़े पैमाने पर मजबूत कर रहा है। तो ये स्पष्ट है कि अनुवाद, संरक्षण से लेकर शिक्षा और कॉमर्स तक तकनीक का इस्तेमाल कई तरीकों से हो रहा है। लेकिन ये सब हवा में तो नहीं हो सकता। इन महत्वाकांक्षी तकनीकी प्लेटफॉर्मों को जमीन पर उतारने और सफल बनाने के लिए किस तरह की राष्ट्रीय नीतियां, पॉलिसीज और संस्थागत ढांचे काम कर रहे हैं? इनका पॉलिसी बैकबोन क्या है? आपने सही सवाल पूछा। इन तकनीकी पहलों को मजबूत आधार देने के लिए कई राष्ट्रीय और संस्थागत योजनाएं साथ साथ चल रही हैं। इनमें सबसे प्रमुख है SPPL, जिसका हमने पहले जिक्र किया था, स्कीम फॉर प्रोटेक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ एंडेंजर्ड लैंग्वेजेस, लुप्तप्राय भाषाओं के संरक्षण और परिरक्षण की योजना। इसे 2013 में शिक्षा मंत्रालय ने शुरू किया था और जैसा हमने बात की, मैसूर स्थित CIIL इसे चलाता है। हाँ, हमने भारत जैन के संदर्भ में इसका जिक्र किया था। जी। ये उन भाषाओं पर केंद्रित है जिनके बोलने वाले बहुत कम रह गए हैं, है ना? बिल्कुल। इसका मुख्य उद्देश्य उन भाषाओं का व्यापक दस्तावेजीकरण और डिजिटल संग्रह तैयार करना है जिनके बोलने वालों की संख्या 10,000 से भी कम है। ये योजना इन भाषाओं के टेक्स्ट, ऑडियो और वीडियो कॉर्पोरा मतलब डेटा संग्रह बनाती है। ये डेटा संग्रह न सिर्फ भाषा को मरने से बचाने के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि ये AI और NLP आधारित रिसर्च के लिए भी कच्चा माल मुहैया कराता है, जैसा हमने भारत जैन के मामले में देखा। तो ये एक तरह से विलुप्त होती भाषाओं के लिए डिजिटल जीवन रेखा है। बिल्कुल। और आदिवासी भाषाओं के संरक्षण के लिए भी कोई विशेष संस्थागत व्यवस्था है आदिवाणी प्लेटफॉर्म को सपोर्ट करने के लिए? हाँ, उसके लिए ट्राइस योजना है, ट्राइबल रिसर्च, इंफॉर्मेशन, एजुकेशन, कम्युनिकेशन एंड इवेंट्स। इसे जनजातीय मामलों के मंत्रालय मोटा लागू करता है। ये योजना विशेष रूप से जनजातीय भाषाओं और संस्कृति पर केंद्रित है। ये न सिर्फ आदिवासी भाषाओं में और उनसे अनुवाद के लिए AI आधारित टूल्स के विकास को बढ़ावा देती है, बल्कि ये भी सुनिश्चित करती है कि ये प्रक्रिया कल्चरली सेंसिटिव हो। इसके लिए ये योजना देश भर में फैले जो ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं, TRIs, उनके साथ मिलकर काम करती है, ताकि कम्युनिटी की भागीदारी और स्थानीय ज्ञान का सम्मान हो सके। ये पहलू बहुत महत्वपूर्ण है कि सिर्फ तकनीक नहीं, बल्कि सामुदायिक भागीदारी और सांस्कृतिक संवेदनशीलता पर भी ध्यान दिया जा रहा है। अच्छा, 2 और मिशन अक्सर चर्चा में रहते हैं, राष्ट्रीय अनुवाद मिशन NTM और राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन NMM। क्या ये भी इसी व्यापक भाषाई इकोसिस्टम का हिस्सा है? हाँ, ये दोनों भी अपनी अपनी भूमिका निभा रहे हैं। राष्ट्रीय अनुवाद मिशन NTM, जो शिक्षा मंत्रालय का एक प्रमुख कार्यक्रम है, वो हायर एजुकेशन की जो नॉलेज मटेरियल है और एकेडमिक टेक्स्ट हैं, उनका विभिन्न भारतीय भाषाओं में अनुवाद करने पर केंद्रित है। इसका लक्ष्य है ज्ञान को कुछ भाषाओं के दायरे से निकालकर सभी भारतीय भाषाओं में उपलब्ध कराना, ताकि शिक्षा और रिसर्च ज्यादा समावेशी बन सकें। ये अनुवादनी जैसे प्रयासों को पॉलिसी सपोर्ट देता है। समझ गई। और NMM? वहीं राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन NMM, ये संस्कृति मंत्रालय के अधीन काम करता है। इसका फोकस हमारी प्राचीन धरोहर पर है। संस्कृत, पाली, प्राकृत और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में लिखी गई हजारों लाखों पांडुलिपियों को खोजना, उन्हें संरक्षित करना, उनका डिजिटलीकरण करना और उन्हें रिसर्चर्स व आम लोगों तक पहुंचाना, यह हमारी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक जड़ों को सहेजने का एक बहुत बड़ा प्रयास है। तो कुल मिला के देखें तो एक मल्टी डायमेंशनल स्ट्रैटेजी नजर आती है, जहां एक तरफ AI जैसी नई तकनीक का इस्तेमाल हो रहा है, भाषिणी, भारत जैन, आदिवाणी, वहीं पारंपरिक ज्ञान और भाषाओं के संरक्षण पर भी जोर है, संचिका, SPPL, NMM, और इन सबको शिक्षा और शासन से जोड़ने के लिए भी खास मंच और नीतियां हैं, अनुवादिनी, ई-कुंभ, स्वयं, गिमाय, NTM, ट्राई EC।
चलिए अब इन सबको समेटते हैं। इन सभी पहलुओं और तकनीक आधारित बहुभाषी प्लेटफॉर्मों का व्यापक प्रभाव क्या पड़ रहा है? जमीनी स्तर पर क्या बदलाव दिख रहे हैं या हम उम्मीद कर सकते हैं? यूपीएससी मेंस के नजरिए से इसके इम्पैक्ट को कैसे समझे? अगर हम बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो इसका प्रभाव कई स्तरों पर और कई क्षेत्रों में पड़ रहा है। पहला, शासन और लोक सेवा वितरण, मतलब गवर्नेंस और पब्लिक सर्विस डिलीवरी में। भाषिणी और जीएमआई जैसे मंच नागरिकों को सरकारी सेवाओं, सूचनाओं और डिजिटल पोर्टलों तक उनकी अपनी भाषा में पहुंचने में मदद कर रहे हैं। इससे न केवल पारदर्शिता और भागीदारी बढ़ती है, बल्कि शासन में लोगों का भरोसा भी मजबूत होता है, खासकर ग्रामीण और नॉन हिंदी अंग्रेजी भाषी क्षेत्रों में। हाँ, भाषा की बाधा हटने से सरकारी योजनाओं का लाभ सही व्यक्ति तक पहुंच सकता है। ये मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस के लक्ष्य में भी मददगार है। बिल्कुल। दूसरा, शिक्षा और कौशल विकास, एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट के क्षेत्र में ई-कुंभ, अनुवादनी और स्वयं जैसे प्लेटफॉर्म रीजनल लैंग्वेजेस में क्वालिटी टेक्स्ट मटेरियल और ऑनलाइन कोर्स उपलब्ध कराकर सीखने की प्रक्रिया का लोकतंत्रीकरण कर रहे हैं। ये NEP 2020 की मातृभाषा में सीखने की सिफारिशों को अमली जामा पहना रहा है। इससे छात्रों की समझ बेहतर होती है और डिजिटल डिवाइड के साथ साथ भाषाई डिवाइड को भी पाटने में मदद मिलती है। ये स्किल इंडिया और शिक्षित भारत के लिए महत्वपूर्ण है। तीसरा पहलू, जिस पर हमने पहले भी बात की, सांस्कृतिक और भाषाई संरक्षण है, कल्चरल और लिंग्विस्टिक प्रिजर्वेशन। ये शायद सबसे अनोखा योगदान है। SPL, संचिका, NMM और आदिवाणी जैसी पहलें लुप्तप्राय और आदिवासी भाषाओं का डिजिटल दस्तावेजीकरण कर रही हैं। ये सिर्फ शब्दों को नहीं, बल्कि उनसे जुड़ी मौखिक परंपराओं, लोक कथाओं, ज्ञान प्रणालियों को भी आने वाली पीढ़ियों के लिए सहेज रही हैं। हाँ, ये सुनिश्चित कर रहा है कि हमारी भाषाई विविधता तकनीक के इस दौर में खो ना जाए, बल्कि तकनीक की मदद से और फले फूले। जी। चौथा, आर्थिक और सामाजिक समावेशन, इकोनॉमिक और सोशल इंक्लूजन पर भी इसका सीधा असर है। GMI जैसे प्लेटफॉर्म या भाषणी के जरिए अपनी भाषा में जानकारी पाकर स्थानीय उद्यमी, किसान, छोटे व्यवसाय, ये सब सरकारी योजनाओं, ई-कॉमर्स और वित्तीय सेवाओं से ज्यादा आसानी से जुड़ पा रहे हैं। ये सूचना की बाधाओं को कम करता है और डिजिटल अर्थव्यवस्था में समान भागीदारी को बढ़ावा देता है। ये सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के विजन को साकार करने में मदद करता है। और एक और पहलू जो शायद भविष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, पांचवा पहलू है अनुसंधान और नवाचार, रिसर्च और इनोवेशन को बढ़ावा। इन पहलों के जरिए जो विशाल बहुभाषी डेटा सेट तैयार हो रहे हैं, जैसे SPPL या संचिका का डेटा या भाषणी द्वारा जनरेटेड डेटा, वो भारत के अपने AI रिसर्च इकोसिस्टम को मजबूत कर रहे हैं। ये डेटा भारतीय संदर्भ और भारतीय भाषाओं के लिए विशिष्ट AI मॉडल और स्वदेशी भाषा प्रौद्योगिकियों के विकास को प्रोत्साहित कर रहा है। ये आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया AI के लिए एक ठोस आधार तैयार कर रहा है। बहुत खूब। तो संक्षेप में कहें तो भारत अपनी अद्वितीय भाषाई विविधता को एक चुनौती मानने के बजाय उसे तकनीक की मदद से एक अवसर में बदल रहा है। ये पहले न सिर्फ हमारी सांस्कृतिक और भाषाई विरासत को भविष्य के लिए संरक्षित और सुलभ बना रही हैं, बल्कि डिजिटल गवर्नेंस, समावेशी शिक्षा और आत्मनिर्भर तकनीकी विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं। भाषणी, भारत जेन, आदिवाणी जैसे मंच भारत को समावेशी डिजिटल विकास और बहुभाषी नवाचार में दुनिया के सामने एक मिसाल के तौर पर पेश करने की क्षमता रखते हैं। बिल्कुल। और ये हमें वापस उसी महत्वपूर्ण सवाल पर ले आता है जिस पर हमने पहले भी संक्षेप में बात की थी। जैसे जैसे ये शक्तिशाली AI उपकरण और बेहतर होते जाएंगे, हम ये कैसे सुनिश्चित करेंगे कि वे भाषाओं का सिर्फ शाब्दिक अनुवाद न करें, बल्कि उनमें निहित गहरी सांस्कृतिक बारीकियों, मुहावरों, लोकोक्तियों और उस भाषा के बोलने वालों के विश्व दृष्टि मतलब वर्ल्ड व्यू का भी सम्मान करें और उसे संरक्षित करें। हाँ, ये बहुत जरूरी सवाल है। क्या केवल तकनीकी दक्षता ही काफी होगी, या हमें इन भाषाओं के सांस्कृतिक और भावनात्मक आयामों को समझने और सहेजने के लिए लगातार मानवीय विवेक, सामुदायिक ज्ञान और नैतिक दिशा निर्देशों को भी तकनीक के साथ जोड़कर चलना होगा? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हमें लगातार विचार करते रहना होगा, क्योंकि भाषा सिर्फ संचार का माध्यम नहीं, वो संस्कृति का वाहक भी है। ये वास्तव में गहरा विचार है।
तकनीक समाधान जरूर देती है, लेकिन शायद पूरी कहानी मानवीय समझ और संवेदनशीलता के बिना अधूरी है। आज की इस विस्तृत चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है आप सबको भारत की डिजिटल बहुभाषी पहलों पर ये जानकारी उपयोगी लगी होगी, खासकर यदि कोई यूपीएससी या अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा है। जैसा हमने देखा, ये विषय गवर्नेंस, टेक्नोलॉजी, कल्चर, एजुकेशन और इकोनॉमी जैसे कई आयामों से जुड़ा है। अगर किसी के मन में इस विषय से जुड़ा कोई और प्रश्न है या आप किसी खास पहलू पर और जानकारी चाहते हैं, तो नीचे टिप्पणी अनुभाग में हमें जरूर बताएं। हम कोशिश करेंगे कि उन सवालों को अगली चर्चाओं में शामिल कर सकें। इस तरह की और भी जानकारीपूर्ण और विश्लेषणात्मक चर्चाओं के लिए हमें लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, जानकारी की गहराइयों में उतरने के लिए।